बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक मुकम्मल प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले आपको ऑटोकैड की इंस्टॉलेशन के बाद जो पहली दफ़ा की बुनियादी सेटिंग्स होती हैं वो करने का तरीकाकार बताऊंगा, और इसके साथ ही ऑटोकैड की जो बुनियादी कमांड्स हैं उनका मैं आपको तरीकाकार आपको इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि आपने ऑटोकैड को यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे प्रोफेशनली सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं एक घर की मुकम्मल 2D और 3D ड्राइंग तैयार करूंगा आपके सामने, और फिर इस घर की मुकम्मल क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करूंगा, और फिर आखिर में इसी घर की तमीर पर होने वाली लागत मालूम करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलते हैं अब ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग की जानिब, क्योंकि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसमें काफ़ी सेटिंग्स जो डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो उसको हम अपनी आसानी के लिए कुछ उनमें चेंजेस करते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप कीबोर्ड से प्रेस करें ऑप्शन, ऑप्शन के लिए OP एंटर, तो आपके पास सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपने डिस्प्ले में जाके क्रॉस हेयर साइज़ को आपने 100% कर देना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास मुकम्मल स्क्रीन पे आपका क्रॉस हेयर आ जाता है, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग के या रोड में किसी लेवल पे काम कर रहे हो तो वो क्रॉस हेयर से आपको पता चल जाता है कि स्लोप अप जा रही है या डाउन जा रही है। तो इसलिए इसको आप क्रॉस हेयर के साइज़ को 100% रखते हैं। इसके बाद ओपन एंड सेव में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ दोस्तों के पास ओल्ड वर्जन होता है ऑटोकैड का, जैसे 2007 हो गया, 2014 हो गया। अगर किसी दोस्त को ओल्ड वर्जन में चाहिए तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग में से जाके आप इसको ओल्ड वर्जन सारे दिए हुए हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो वो फाइल आपकी ओल्ड वर्जन में सेव होगी। जब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सेव करेंगे तो आपके पास वो फाइल ओल्ड वर्जन में सेव होगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है यूज़र प्रेफरेंस। इसमें हमारे पास जो बेसिक है वो राइट क्लिक कस्टमाइजेशन है। ये बहुत ख़ास ऑप्शन है और नॉर्मली ये इसको हर बंदा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें ये होता है कि आपने कोई भी कमांड एक दफ़ा लगाई है तो आपको दोबारा कमांड एंटर करने के लिए वही कमांड या फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा टेक्स्ट। आपने डायरेक्ट राइट क्लिक प्रेस करना है तो वो आपकी कमांड रिपीट हो जाएगी। तो इसकी सेटिंग में आपने सबसे पहले ऊपर रिपीट लास्ट कमांड को ओके कर देना है। रिपीट लास्ट कमांड को एडिट मोड में भी ओके कर देना है, और इसके बाद कमांड मोड में एंटर कर देना है। अप्लाई और क्लोज करेंगे तो आपके पास ये सेटिंग बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप सिलेक्शन में आ जाएं और यहाँ पे आके आप अपना जो पिक बॉक्स साइज़ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ताकि आपको जब सिलेक्शन करनी हो, जो छोटी छोटी लाइनें सेलेक्ट करनी हो, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आप इसको ज़रा ना एवरेज साइज़ में ले आएँ। तो ये ऑटोकैड की बुनियादी सेटिंग्स थी, जो कि आपको इंस्टॉलेशन के बाद अगर कर लें तो आपकी वर्किंग में ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके बाद आप अप्लाई कर लें और फिर ओके कर दें तो आपकी बुनियादी सेटिंग्स हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसकी डायमेंशंस वगैरह और मुकम्मल एरो और टेक्स्ट की सेटिंग वगैरह करते हैं। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कमांड बार में प्रेस करें डी एंटर, तो आपके पास सामने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का न्यू क्रिएट कर लें, जिसको मैं दे देता हूँ RH स्किल्स, और इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो आपने इसके बाद सबसे पहले आप लाइन्स में आ जाएं, और लाइन में आपकी जो नॉर्मल, जो मैं आपको नॉर्मल सेटिंग करवा रहा हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर लेना है। आपके पास जो लाइन्स एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन्स है ये आप 3 इंच कर लें। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन जो है वो आप 6 इंच कर लें, और इसके बाद सिंबल और एरो में एरो साइज़ जो है आप 6 इंच कर लें। ये आप मज़ीद प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ड्राइंग के लिए ये मैंने अपनी ड्राइंग्स के लिए सेटिंग की हुई है, तो इससे अच्छी लुक आ जाती है। टेक्स्ट में आप 6 इंच टेक्स्ट हाइट दे दें, आप इसको मज़ीद कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी यूनिट में आप आर्किटेक्चरल कर लें, और प्रिसिशन जो है वो 1/8 कर लें, और आप इसको ओके कर दें। और इसके बाद जो आपने न्यू जनरेट की है उसको सिलेक्ट करके सेट एज करंट कर लें, और इसको क्लोज़ कर लें। आपकी सेटिंग जो है वो अब जो भी आप इसमें चेंजिंग करेंगे आपकी उसी सेव की हुई सेटिंग के मुताबिक होगी। इसके बाद दोस्तों बाज़ औक़ात ये UCS आपका सेंटर में आ जाता है या स्क्रॉल के साथ आपको डिस्टर्ब करता है, तो इसको मूव करने का बिल्कुल सिंपल और जुगाड़ी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है UCS एंटर, उसके बाद आपने प्रेस करना है M मूव के लिए एंटर, और आपने जहाँ पे क्लिक करेंगे ये वहाँ पे मूव हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि ये इधर कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मूव हो गया है। अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब दोस्तों मैं चलता हूँ इसके बुनियादी इस्तेमाल की जानिब, क्योंकि इसकी सिलेक्शन का भी एक मुनफरिद अंदाज़ है। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो सबसे पहले आपकी ये बात नोट करेगा कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, टेक्निकली कर रहे हो या वैसे बस टाइम पासिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। टेक्निकली इसका इस्तेमाल ये है कि सिलेक्शन हमारी दो तरह से होती है। एक राइट टू लेफ़्ट सिलेक्शन होती है जिसमें आपको ग्रीन बॉक्स नज़र आएगा, और दूसरी आपकी लेफ़्ट टू राइट होगी जिसमें आपको ब्लू बॉक्स नज़र आएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है
कि जब आप राइट टू लेफ़्ट करेंगे ना तो ये ग्रीन बॉक्स जिस जिस लाइन के साथ टच होता जाएगा उसको सिलेक्ट करता जाएगा। जैसे मैं आपके सामने अभी इसके साथ ये मैंने 2-3 लाइनें टच की हैं, तो ये देखें जिस लाइन के साथ ये टच हुआ है उसने इसको सिलेक्ट कर दिया है। जबकि आपने अगर लेफ़्ट टू राइट करनी है तो इसका ये है कि जो चीज़ इसके अंदर आएगी वही सिलेक्ट होगी। अब इसके अंदर कोई भी मुकम्मल दीवार नहीं आ रही, तो ये देखें सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो इसको मैंने इसके अंदर ले आया, तो देखें वो दोनों लाइनें सिलेक्ट हो गई हैं। ये इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा लाइनें होती हैं, आपने कोई एक ख़ास लाइन सेलेक्ट करनी होती है, तो आप जब उसको राइट से लेफ़्ट करेंगे ना तो आपकी सारी लाइनें डिस्टर्ब होंगी, सिलेक्शन होगी। फिर आपको शिफ्ट प्रेस करके उनको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप टेक्निकली इसको लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करें। जैसे कि ये लाइन में मैं इसको 1 सेकंड में सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने अपनी मर्ज़ी की लाइन को 1 सेकंड में सेलेक्ट कर दिया, तो इसका बुनियादी डिफ़रेंस ये है। दोस्तों इसके बाद हम इसकी बेसिक कमांड की जानिब चलते हैं, क्योंकि जो बेसिक कमांड है कुछ वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप ऑटोकैड को बिल्कुल स्टार्ट से पहली दफ़ा यूज़ करते हुए आप इस तमाम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप फील्ड में बिल्डिंग का काम आसानी से कर सकेंगे। उसकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना, उसकी ड्राइंग वगैरह कैलकुलेट करना। तो दोस्तों चलते हैं आप बेसिक कमांड की जानिब। तो बेसिक कमांड में सबसे पहले हमारे पास पहली कमांड है यूनिट सेटिंग। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करें UN एंटर, तो आपके पास सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास सबसे पहले टाइप है आर्किटेक्चर कर लें इसको, क्योंकि हम नॉर्मली जो काम करते हैं, और ये प्रोजेक्ट जो मैं करूँगा ना ये फीट में और इंचेस में होगा। आपने इसको इसके मुताबिक इसको आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे 1/8 सेलेक्ट कर देना। इसके बाद आप ओके कर दें तो आपके पास यूनिट्स वगैरह इसके सेट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी जो दूसरी कमांड है वो आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करनी, जो कि ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको कमांड्स में तरतीब से फिर बता देता हूँ। आपने ऑप्शन को खोलने के लिए OP एंटर करना है कीबोर्ड से, तो आपके पास सामने ऑप्शंस का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। इसमें से आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग करके उसके बाद अप्लाई और फिर ओके कर दें। इसके बाद हमारी जो एक और ख़ास कमांड है वो है OSNAP। OS आप प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। इसका ये है कि आपने अपनी लाइन को कहाँ-कहाँ से सिलेक्ट करना है, कहाँ पे आपने इसको क्रॉस में जो पॉइंट शो करे आपने वो सिलेक्शन देनी है। आपने नियरेस्ट पॉइंट इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी ड्राइंग को बनाते वक्त जो चीज़ें आपको दरकार होंगी वो ये सेटिंग मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एंड पॉइंट ओके कर लें, मिड पॉइंट कर लें, सेंटर कर लें, उसके बाद नॉट कर लें, इंटरसेक्शन कर लें और परपेंडिकुलर और नियरेस्ट कर लें। इसके अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो आपको इतना इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी। ओके कर दें। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैंने ये देखिए ये एक लाइन है, इसमें से मेरा स्टार्ट पॉइंट है, मिड पॉइंट है और एंड पॉइंट है। अगर मैं इसमें से कोई लाइन लगाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर भी मुझे इसके सामने दे देगा। ये देखें ये परपेंडिकुलर का मुझे ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा ये एंड पॉइंट का दे रहा है। आप कहीं पे भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑप्शन में ऑन किया हुआ है। अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है लाइन की कमांड। बहुत बेसिक कमांड है और सिंपल कमांड है। लाइन के लिए आपने L एंटर करना है और आप अपनी स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करके उसको आगे करेंगे तो आपको साथ साथ ये लेंथ भी बताता जाएगा कि आपकी कितनी लेंथ हो गई है। और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर ये आपने 90 पे लगानी है तो ये देखें अब ये 90 पे नहीं लग रही, ये एंगल पे जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 90 पे लगे, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F8। F8 जब मैं प्रेस करूँगा तो आर्थो ऑन हो जाएगा और फिर ये देखें या हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकल जाएगी। इसके अलावा ये किसी भी दूसरे एंगल पे नहीं जा रही। तो अगर मुझे ये किसी एंगल पे चाहिए तो इसको मैं फिर एक दफ़ा कीबोर्ड से F8 प्रेस करूँगा, तो ये अब मेरी किसी भी एंगल पे मैं जो भी लाइन लगाना चाहूँ जिस भी एंगल पे, ये देखें 7 एंगल भी शो कर रहा है, तो मैं इससे लगा सकता हूँ। तो इसको हम आर्थो एक दफ़ा फिर ऑन कर देते हैं। ये आपकी लाइन कमांड भी हो गई दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने ज़ूम कैसे करना है। ज़ूम के लिए भी बहुत टेक्निकल तरीका है, क्योंकि आपने जिस हिस्से का ज़ूम करना है आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपने पूरी स्क्रीन को सामने लाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने सिर्फ एक ख़ास हिस्से का ज़ूम करना है, जिस तरह ये मैं ये जगह ज़ूम करना चाह रहा हूँ डायरेक्ट, मैं इस तरह बार बार, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ना ये एक दफ़ा ही डायरेक्ट ज़ूम में आ जाए, मुझे बार बार स्क्रॉल करके इसको ज़ूम ना करना पड़े। तो आप Z एंटर करें, उसके बाद इसको आप सिलेक्ट कर दें। ये देखिए मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया है तो एकदम मुझे इस जगह का इसने ज़ूम बता दिया है। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी ज़ूम है ना वो सारा स्क्रीन, मेरी जो वर्किंग एरिया है ना वो मेरा सारा स्क्रीन पे सामने आ जाए, मुझे पता चल जाए कि मेरी ड्राइंग किस किस लिमिट तक जा रही है। तो मैं इसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Z एंटर, E एंटर। ये देखें ये मेरे पास सारी वर्किंग
जो रेंज है वो मेरी आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मज़ीद जूम कम करूँ, तो जेड डबल एंटर जब मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये मज़ीद मैं इसको जूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इससे मैं माउस से बटन जो है ना प्रेस करके, नॉर्मल जो बटन होता है सिलेक्शन वाला बटन, उसको प्रेस करके मैं माउस को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये साथ साथ जूम होता जा रहा है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं ट्रिम कमांड की जानब। ट्रिम कमांड किसी भी लाइन को काटने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तरीके में आपने डबल एंटर प्रेस करना होता है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं कुछ लाइनें एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ जिनको मैंने बाद में ट्रिम करने का। अब देखें दोस्तों, मैं सिर्फ राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो ये लाइन की कमांड रिपीट होती जा रही है। मुझे अब बार बार लाइन की कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने राइट क्लिक कस्टमाइजेशन से ऑन किया था ऑप्शन। अब दोस्तों डबल एंटर वाला हमने ट्रिम की ऑप्शन यूज़ करना है, तो आप TR डबल एंटर करें और जो लाइन आपने ट्रिम करनी है उस पर क्लिक करते जाएँ, वो ट्रिम होती जाएगी। ठीक है। और इसका जो दूसरा तरीका है उसमें आपने रेफरेंस लाइन देनी होती है। मैं उस रेफरेंस लाइन को देकर उसके बाद उसको ट्रिम करूँगा। दोस्तों अब मैं ट्रिम का दूसरा तरीका यूज़ करने लगा हूँ जो कि रेफरेंस के ज़रिए है। तो उसके लिए मैंने TR सिंगल एंटर किया है, उसके बाद सेलेक्ट किया है, उसके बाद फिर मैंने एंटर किया है और अब मैं जो जो लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो वो ट्रिम होती जाएगी क्योंकि वो रेफरेंस से टच हो रही है। तो देखा आपने कि ये सिंपल और टेक्निकल तरीका है। इसमें से जो आप लाइन रेफरेंस के लिए सिलेक्ट करेंगे उसके साथ जो जो लाइन भी टच होती जाएगी वो ऑटोमेटिकली ट्रिम होती जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारी एक और कमांड है इसके साथ ही, वो है एक्सटेंड की। उसका भी सेम तरीका है, उसको भी हम दो तरह से यूज़ करते हैं। पहला तरीका जो है वो एक्सटेंड में हम डबल एंटर करते हैं, तो जो हमने जिस लाइन तक उसको एक्सटेंड करना हो उसके सामने जाके हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो लाइन एक्सटेंड हो जाती है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। EX एंटर एंटर, ये मैंने दो दफ़ा एंटर किया है। अभी देखिए मैं इस कार्नर पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो सामने एक्सटेंड हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी तरीके से इसको एक्सटेंड करूँ, तो ये तीन लाइनें मैं अब यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा। इसके लिए आपने रेफरेंस देना होगा EX सिंगल एंटर, उसके बाद मैंने ये रेफरेंस दे दिया, फिर उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें ये ख़ुद बहुत इस रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड हो गई हैं। इसका मैं आपको टेक्निकल यूज़ का तरीकाकार बताता हूँ कि हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हमारे पास बहुत सी लाइनें हैं, ये सारी मैं शॉर्ट क्लिक से यूज़ कर रहा हूँ, राइट क्लिक कस्टमाइजेशन से। अब मैं अगर इसको वन बाई वन एक्सटेंड करूँगा ना डबल एंटर से, तो ये देखिए पहले यहाँ तक एक्सटेंड होगी, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ होगी, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब नीचे होगी। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल एंटर के साथ रेफरेंस के ज़रिए करूँगा, ये मैंने रेफरेंस दे दिया, अब मैं एंटर किया और इस पर क्लिक किया तो ये डायरेक्ट उस जगह तक पहुँच गई है। अब अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि रेफरेंस का कितना फ़ायदा है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमांड है रेज़ की। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से E एंटर करें, तो आप जो लाइन को सिलेक्ट करके उसके बाद एंटर करेंगे तो वो लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, रेज़ हो जाएगी। फिर हमने ऑफसेट देना है, तो ऑफसेट के लिए ये बहुत ज़रूरी कमांड है क्योंकि आपने जो आगे घर बनाना है हमने, उसके लिए हमें इस कमांड की बार बार ज़रूरत पड़ेगी और ये आपने ध्यान से देखना है। ऑफसेट के लिए आपने ओ एंटर करना है, उसके बाद कह रहा है कि डिस्टेंस आपने कितने फासले पे ऑफसेट लगाना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1 फुट के फासले पे इसको ऑफसेट लगाऊँ। मैंने डिमेंशन दे दी 1 फुट, एंटर। अब मैं इस पर क्लिक करके जिस साइड में मुझे 1 फुट का फासला चाहिए होगा मैं क्लिक करूँगा तो उस साइड पे लग जाएगी। ये मैंने राइट साइड पे क्लिक किया है तो ये राइट साइड के 1 फुट के फासले पे लग गई है। मैं मुझे अगर अंदाजे से लाइन ऑफसेट देने बगैर किसी डायमेंशन के, तो उसके लिए मैं सिंपल ओ एंटर करूँगा। उसके बाद मैंने लाइन से क्लिक करके उसको जितना आगे मैं क्लिक करके जाऊँगा तो उतना मेरा वो ऑफसेट लग जाएगा। बहरहाल ये नॉर्मली हम इसको डिस्टेंस दे के करते हैं, जैसे कि मैं अभी 5 फुट पे इसका ऑफसेट देना चाहता हूँ, ओ एंटर 5 फीट एंटर। तो ये देखें ये इसके जिस साइड पे आप माउस को लेकर जाएंगे उस साइड पे लाइन लग जाएगी। तो ये 5 फीट के फासले पे हमारी लाइन लग गई है। अब दोस्तों मिरर की कमांड है, बहुत ख़ास कमांड है, बहुत ही टेक्निकल कमांड है और मैं आपको इसको मिरर करने का तरीका बताता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि आपने एक घर बनाना है जिसके एक पोर्शन आप डिज़ाइन करोगे तो दूसरा पोर्शन सेम उसी की तरह होगा, बजाय उसको आप दोबारा नए सिरे से डिज़ाइन करें और इतनी मेहनत करें, तो आप उसके लिए मिरर की कमांड यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ कि यही सेम मेरा दाएं साइड पे भी आ जाए, तो इसके लिए मैंने कमांड यूज़ करनी है MI एंटर। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करना है इन सब को लाइनों को, इसके बाद फिर आपने एंटर करना है। अब वो कह रहा है कि आप उसको फर्स्ट पॉइंट दें कि वो हॉरिजॉन्टल आपका मिरर हो या वर्टिकल हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा हॉरिजॉन्टल हो, तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल इसको मिरर करना है तो मैं इसको जो रेफरेंस दूंगा ना वो वर्टिकल दूंगा मैं।
तो ऊपर से लेकर मैंने नीचे पे क्लिक किया है तो ये देखें ये मेरा टेक्स्ट समेत हो गया है, क्योंकि वो टेक्स्ट उसके साथ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया था। इसी तरह मैं अगर इस कमरे का मैं मिरर करना चाहता हूँ इस साइड पे, तो सिंपल आप कीबोर्ड से एंटर करें MI एंटर, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, फिर एंटर करें, फिर इसको आपने मुझे इस हॉरिजॉन्टल चाहिए तो मैं इसको वर्टिकल ऑफसेट दूंगा ऊपर से नीचे। ये मैंने क्लिक किया है कि यहाँ पे दूसरा जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक, उसके बाद एंटर कर दें तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है ना वो मिरर होके आ गया। ये देखें आप इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे हो गई है। तो ये बहुत ख़ास कमांड है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है फिलेट की। दोस्तों अब ये देखें ये मैंने इसका ऑफसेट लिया लेकिन ये मेरे पास इसके कार्नर मैच नहीं कर रहे, आपस में मिल नहीं रहे। तो अगर तो मुझे ये कार्नर बिल्कुल 90 पे मिलाने हैं तो मैं इसका जो रेडियस है वो 0 रखूँगा। चलिए मैं आपको मिला के बताता हूँ। इसके लिए आपने फिलेट की कमांड यूज़ करनी है, F एंटर, फिर कहता है कि आप रेडियस दो, रेडियस R एंटर। फिर मैं अगर इसको 90 पे रखना चाहता हूँ तो 0 में एंटर करके क्लिक करूँगा दोनों कार्नर पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखें ये मेरा कार्नर इसका मेरा हो गया है 90 पे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कार्नर जो है ना ये मेरा 20 के रेडियस पे मैच करे, राउंड हो गया है, तो इसके लिए आपने करना है F एंटर, R एंटर, यहाँ पे आप 20 दे दें। तो ये सिलेक्ट किया आपने, ये सिलेक्ट किया तो ये देखें ये आपका 20 के रेडियस पे ये आपका बेंड होके आ गया है, कार्नर राउंड होके आ गया है। तो ये हमारी फिलेट की कमांड थी। ये भी आपको इंशाल्लाह आगे फील्ड में बार बार ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम रोड वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें सुपर एलिवेशंस और कर्व वगैरह लगानी पड़ती है, तो उसके लिए ये कमांड ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद दोस्तों हमारी एक कमांड है आर्क। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने दरवाज़ा बनाना है तो उसको मैंने यहाँ से गुलाई देनी है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा आर्क की। आपने यहाँ पे पहले क्लिक करना है, रेफरेंस अंदाजे से आपने दूसरा क्लिक कहीं भी कर देना है और तीसरा क्लिक आप जब यहाँ करेंगे तो आपके पास एक आर्क लग जाएगी। इसको फिर आप सेलेक्ट करके अपनी मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी लोकेशन अच्छी लगे। ये देखिए मैंने आपके सामने अभी इसका डोर भी बना दिया है। तो ये आपकी ऐसे कमांड आएगी। फिर जी दोस्तों मैंने कुछ टेक्स्ट की डायमेंशन चेंज करनी है, मॉडिफाई करना है, तो हमारे पास एक कमांड है मॉडिफाई। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डायमेंशन है, इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, तो मैंने सेलेक्ट करके आप MO एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेफ़्ट कार्नर पे। इसके अलावा अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपके पास फिर भी आ जाएगा। और फिर आप इसकी टेक्स्ट ऑप्शन में आएँ और यहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट हाइट जो है ना चेंज से मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये 8 इंच होनी चाहिए, तो मैंने 8 प्रेस किया तो ये हाइट इसकी ज़्यादा हो गई टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह आप इसकी मुकम्मल सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तकरीबन इसकी आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह लाइन टाइप सब कुछ कलर यहाँ तक कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपकी मॉडिफाई की कमांड है, ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर दोस्तों मुझे टेक्स्ट कॉपी करना है तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो CO एंटर, इसको सेलेक्ट करें फिर एंटर करें, तो फिर आप इसको जितने फासले पे आपने करना है तो आप इसमें ऑफसेट दे दें। मैं चाह रहा हूँ कि ये 8 फुट के फासले पे मेरी कॉपी हो जाए, तो मैंने इसको डायरेक्शन दे के 8 फुट के ऑफसेट दिया तो ये देखिए 8 फुट के फासले पे हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये सिंपल मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पे ये कॉपी हो जाएगी। इसके अलावा ये CP से भी कॉपी होती है, कॉपी CO से भी होती है और CP से भी होती है, जो आपको इजी लगे। ये देखें मैं आपके सामने बार बार कॉपी कर रहा हूँ, तो ये आपकी कॉपी की कमांड भी होगी दोस्तों। इसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो मैं अब एरो लगा के ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो उसके लिए आपकी कमांड है LE लीटर। तो आपने इसको क्लिक करना है और आपने इसको डायरेक्शन दे देनी है, एंटर करेंगे 2 दफ़ा तो आपके पास ये ज़ाहिर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको स्केप कर दें। दोस्तों आपने अपनी ड्राइंग में कहीं भी डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना है तो आपने उसके लिए DT एंटर करना है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे, एंगल देना है, तो आप लिखना शुरू कर दें। ये देखें जो हमने उसकी टेक्स्ट सेटिंग में हम अपने हाइट रखी थी स्टैंडर्ड, वही इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया है। दोस्तों इसके अलावा आप T से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, T एंटर, आपने यहाँ पे बॉक्स दे देना है और यहाँ पे आप टेक्स्ट हाइट लिखते हैं RH स्केल्स। तो ये आपका टेक्स्ट आ गया। आप इसको Ctrl+1 प्रेस करें और आप यहाँ पे सेटिंग में आके इसकी हाइट बढ़ा दें। तो ये आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोस्तों अब हमने लेंथन की कमांड यूज़ करनी है।
मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लेंथ लगी हुई है, लंबाई है, लाइन लगी है, लेकिन हमें इसकी लेंथ मालूम नहीं है कि कितनी लेंथ की लाइन है। तो आपने इसके लिए LEN प्रेस करना है कीबोर्ड से, और जिस लाइन की आपको लेंथ मालूम करनी है आपने उस पर सिंपली जाके नॉर्मल क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपके पास सामने स्क्रीन पे इसकी लेंथ लिखी हुई आ गई है 11 फुट 6 इंच। आप किसी भी लाइन पे क्लिक करते जाएंगे वो आपको इसकी लेंथ बताता जाएगा। ये अंदर अंदर से 10 फुट है, ये देखें। इसके बाद दोस्तों हमने बाज़ औक़ात एरिया लेना होता है, तो हमारे पास वो बाउंड्री नहीं बनी होती। जिस तरह आप इसका मैंने एरिया लेना है तो मेरे पास ये बाउंड्री नहीं बनी हुई, मैं इसका एरिया नहीं ले सकता। तो उसके लिए मुझे एरिया लेने के लिए मुझे सबसे पहले बाउंड्री बनानी पड़ती है अपने ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए आपने BO की कमांड एंटर करनी है, और आपने अगर तो सिंपल शेप है जो आपकी किसी भी इंटरसेक्ट ना कर रही हो, जिस तरह ये शेप है, इसमें से कोई भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही, तो इसके लिए मैं सिंपल पिक पॉइंट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो जो इसकी बाउंड्री बन रही होगी उसको उठा लेगा। तो ये अब हमारी, अब इसके लिए मैंने बाउंड्री ली है। अब मैं इसका एरिया लेना है, तो एरिया के लिए मैं LI की कमांड प्रेस करूँगा, उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास इसका एरिया आ गया है 25.875 स्क्वायर फीट। मेरे पास इसका एरिया है, ये जो हमारी सिलेक्शन हुई है। इसके बाद दोस्तों अगर हमने एक सिंपल रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है REC एंटर। आपने उसको डायमेंशन देनी है 10 फीट, टैब 10 फीट, एंटर। तो ये दोस्तों ये देखें मैंने कीबोर्ड से इसको पहले 10 फीट दी है, फिर उसके बाद मैंने कीबोर्ड से टैब का प्रेस किया तो वो अगले नेक्स्ट पोर्शन में चला गया है। उसकी दूसरी डायमेंशन दी है तो हमारे पास ये 10 बाई 10 का स्क्वायर हमारे पास बन गया है। तो ये रेक्टेंगल की कमांड से बना है। स्क्वायर इसलिए आया कि मैंने क्योंकि इसको डायमेंशन 10 बाई 10 की दी है। आप जो डायमेंशन देंगे उसके मुताबिक ये शेप बनेगी। तो दोस्तों ये हमारे पास ऑटोकैड की कुछ बुनियादी कमांड्स थी जो बेसिक थी, और आपने कोई भी प्लान बनाना है, किसी भी किस्म का काम करना है तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम चलते हैं, एक छोटा सा मैं आपके सामने एक 10 बाई 10 का रूम डिज़ाइन करूँगा, और उसको फिर मैंने 3D में कन्वर्ट करना है, और 3D में कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी फिर क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी लागत कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन की जानिब। जो कमांड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा दोस्तों वो सारी कमांड्स आपने ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं। सबसे पहले हमने लाइन की कमांड लगानी है L एंटर। तो मैंने 10 फीट का कमरा बनाना है तो 10 फीट मैंने डायमेंशन दे दी है। अब आपने अगर ऊपर को बनाना है तो आप एरो को डायमेंशन ऊपर दे दें। आपने अगर नीचे की तरफ बनाना है तो आप एरो की डायमेंशन नीचे दे दें। तो मैंने नीचे की तरफ डायमेंशन दे के मैंने टेक्स्ट लिख दिया है 10 फीट। उसके बाद मैंने इसको वापस इस साइड की डायमेंशन दे दी है डायरेक्शन, तो 10 फीट। और आखिर में आप या तो 10 फीट देकर क्लोज़ कर लें, या आप सिंपल C लिखें और एंटर कर दें तो ये क्लोज़ हो जाएगी। तो ये हमारा 10 बाई 10 का बॉक्स तैयार हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट की कमांड हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमने इसकी दीवारें बनानी है चारों साइड पे, तो उसके लिए आप कमांड दें O एंटर। फिर हमने 9 इंच की दीवार रखनी है तो मैंने 9 इंच एंटर कर दिया है। हमने बाहर की साइड पे दीवार रखनी है क्योंकि हमारी डायमेंशन जो अंदर से वो 10 फीट पूरी हो। इसके बाद आपने चारों साइडों पे इसकी दीवारें ले लेनी है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखें, अब हमने इसके कॉर्नर मिलाने हैं। तो उम्मीद है आपको पता होगा कि अब हम फिलेट की कमांड यूज़ करेंगे और रेडियस हम 0 रखेंगे। चलें चलते हैं F एंटर, R एंटर। तो लास्ट टाइम हमने रेडियस इसका 20 दिया था, लेकिन इस दफ़ा हम 0 का देंगे, एंटर। या आप सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। अब दोबारा आपको इतनी लंबी कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ राइट क्लिक प्रेस करना है, सिलेक्ट सेलेक्ट 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 सेलेक्ट। देखें दोस्तों राइट क्लिक का कितना फ़ायदा हुआ है। एक कमांड को मैंने बार बार इस्तेमाल किया और बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। दोस्तों ये हमारे पास ये दीवारें बन गई है। अब हमने इसमें दरवाज़ा और खिड़की शो करनी है। दोस्तों अब हम दरवाजे के साथ थोड़ा सा ऑफसेट देंगे, ओ एंटर। मैं 9 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ इसका भी। इस साइड से हम दरवाज़ा ले लेते हैं। उसके बाद दरवाजे की जो हमारी विड्थ है वो है 3 फुट 6 इंच, एंटर। ये 3.5 फुट का दरवाज़ा आ गया हमारा। उसके बाद फिर हमने दरवाजे और खिड़की के दरमियान में कुछ ऑफसेट देना है, तो मैं 9 इंच की दे देता हूँ। ये आपका ऑफसेट आ जाएगा, और मैं बाहर की साइड दीवार से भी मैं 9 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ। तो हमारी जो ये वाली जगह होगी ऑटोमेटिक हमारी खिड़की के लिए पूरी बराबर बच जाएगी। लेकिन अब हमने इसको एक्सटेंड करना है। सबसे पहले
तो इसके लिए आपने ई एक्स डबल एंटर, ये भी एक्सटेंड हो गई, ये भी एक्सटेंड हो गई, ये भी एक्सटेंड हो गई और ये भी एक्सटेंड हो गई। दोस्तों अब हमने ट्रिम करना है, तो इसके लिए आप टी आर डबल एंटर, हमने ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है, ये वाली लाइन भी ट्रिम, ये भी ट्रिम और ये भी ट्रिम। उसके बाद ये मैंने दरवाज़ा खाली कर देना है, तो ये दरवाजे का हमने खाली कर दिए और यहाँ पे हमारी खिड़की बन जाएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, चलें मैं आपको वो आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे खिड़की के लिए हमने ऑफसेट देना है, ओ एंटर। ये हमारे पास 9 इंच की 9 इंच का ऑफसेट है ना, तो हम इसमें 3-3 इंच की जो है ना खिड़की की पार्टीशन शो कर देंगे। अब दोस्तों टी आर एंटर देखें, अगर हम ट्रिम की कमांड लगा कर ना, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक एक्सटेंड की कमांड बन जाएगी। ये बड़ी टेक्निकल बात है। आपने अगर शॉर्टकट एक कमांड से दोनों काम करने हो तो आप शिफ्ट को प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने एक्सटेंड की कमांड लगाई है, जब आप उस वक्त शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो ट्रिम बन जाएगी, ये अल्टरनेट हो जाती है। ठीक है, अभी मुझे ट्रिम करनी है तो मैंने शिफ्ट को छोड़ के सिंपली इन दोनों लाइनों को ट्रिम कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरी एक्सटेंड हो जाए तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा 10 बाई 10 का जो रूम है वो हमारा सिंपल तैयार हो गया है। ये हमारी खिड़की भी बन गई है। और अब दोस्तों इसका मैं दरवाज़ा बनाता हूँ, एल एंटर, 3 फीट 6 इंच की हमने लाइन लगा दी है। अब इस पे मैंने आर्क लगानी है, तो इसके लिए ए एंटर, सिलेक्ट पहला पॉइंट, आपने दूसरा पॉइंट उसको कर्व के लिए सेंटर में रेफरेंस के लिए देना है। और आप जब तीसरे पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये आर्क बन जाएगी। अब आप इसको क्लिक करके मर्ज़ी से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपका दरवाज़ा भी बन गया दोस्तों, आपकी खिड़की भी इसमें शो हो गई है, आपकी दीवारें भी बन गई हैं। अब हम इसको जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आप इसको 3D में कन्वर्ट करने की जानिब। तो सबसे पहले इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, CO एंटर। अब इसमें से मैं ये डोर्स वगैरह डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने और विंडो भी डिलीट कर देते हैं, हम इसको 3D में डिज़ाइन करेंगे। ट्रिम ट्रिम और ये सेंटर वाली रेज हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अब मैं इसको 3D व्यू में लेकर जाता हूँ। तो आपने विजुअलाइज में जाके यहाँ से आप SWS मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इसको बेशक आप शेड ऑफ ग्रे कर लें, ताकि हमें साथ साथ नज़र भी आता रहे। इसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करेंगे, जो है EXT एंटर। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है। तो ये आप देखें, ये अगर एरो को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, अगर आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप डायमेंशन दे दें, तो मैं 10 फीट इसकी हाइट देता हूँ, एंटर। तो देखें सिंपली ये 3D में कन्वर्ट हो गया है और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास आ गई है। अब मैंने इसमें खिड़की और दरवाज़ा ज़ाहिर करना है और इसके बाद फिर मैं आखिर में इसके ऊपर छत लगा दूँगा। तो इसके लिए हमने रेक्टेंगल बनाने हैं, REC एंटर। और यहाँ से आप उठाएंगे तो इधर पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये एक आपका रेक्टेंगल नीचे बन गया है। और यहाँ से आपने इधर से उठा के आपने डायरेक्ट इधर तक बना दें कि ये एक ऊपर बन गया, क्योंकि ऊपर से हमारी दोनों लाइनें बराबर नीचे जाएंगी। जो खिड़की का और दरवाजे का जो ऊपर सिल पॉइंट होगा वो सेम है, इसलिए मैंने ऊपर एक ही रेक्टेंगल दे दिया है। अब मैंने इस रेक्टेंगल को ऊपर उठाना है और यहाँ से हम मैंने इसको नीचे लेकर जाना है। तो इसको ऊपर उठाने के लिए फिर एक दफ़ा मैं EXT की कमांड दूंगा, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये देखें इसको मैंने ऊपर की डायरेक्शन दी है। तो हमारी जो इसकी फ्लोर लेवल से हाइट होगी खिड़की की, वो हम 3 फीट कर लेते हैं, 3 फीट, एंटर। तो ये 3 फीट तक मेरी खिड़की ऊपर को आ गई है। अब मैंने इधर से नीचे लेकर जाना है, तो ये मैं दोबारा एक दफ़ा इसको EXT एंटर करूँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर। फिर मैंने इसको नीचे की डायरेक्शन दी है, तो मैं इसको 3 फीट ऊपर से नीचे लेकर जाता हूँ, क्योंकि 7 फीट का दरवाज़ा है और 3 फीट ये हो जाएगी, 10 फीट टोटल बन जाएगी 10 फीट। तो 3 फीट, एंटर। तो दोस्तों ये आपका खिड़की दरवाज़ा आप शिफ्ट को प्रेस करके और स्क्रॉल बार को साथ रोटेट करके आप चेक कर सकते हैं।
जो आपका स्क्रॉल बार है उसको आपने नीचे प्रेस करना है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं 3DO। जब आप एंटर करेंगे तो आप इसको आसानी से सिंपल माउस का नॉर्मल क्लिक प्रेस करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका 10 बाई 10 का कमरा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हमने छत डालनी है, तो इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर जाऊँगा 2D में और इसको मैं लेकर जाऊँगा टॉप व्यू में। टॉप व्यू में गया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दी है इसकी छत के लिए। अंदाज़े से मैंने थोड़ी सी बड़ी रख ली है ताकि थोड़ा सा शेड भी हो जाए। आप जब बनाएंगे तो आपके पास प्रॉपर डायमेंशंस होगी। अब मैं इसको एक दफ़ा फिर 3D व्यू में जाता हूँ SW Isometric में, तो ये देखें ये हमारा नीचे पड़ा है। अब हमने इस रेक्टेंगल को पहले ऊपर लेकर जाना है, उसके बाद हम इसकी थिकनेस देंगे। ये आपने ज़हन में रखना है। थिकनेस की कमांड आपने नीचे नहीं लगानी वरना ये ऊपर नहीं जाएगा। आपने इसको पहले ऊपर मूव करना है, तो उसके लिए हम -CH की कमांड यूज़ करेंगे, -CH। तो आपने कमांड लगानी है -CH, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने P प्रेस करना है, फिर एंटर, और इसके बाद आपने इसको एलिवेशन देना है क्योंकि हम इसको ऊपर उठा रहे हैं। E, एंटर। वो आप पूछ रहे हैं कि कितने ऊपर उठाना है, तो हमने 10 फीट इसको ऊपर उठाना है। एंटर, एंटर। तो आपने देखा दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली 10 फीट की हाइट पे ये हमारा रेक्टेंगल आ गया है। अब यहाँ पे इसको 5 इंच की, 4 इंच की, जितनी आप थिकनेस देना चाहते हैं वो आप इसको थिकनेस दे देंगे, तो आपके पास स्लैब तैयार हो जाएगी। चलें इसकी थिकनेस देते हैं। इसके लिए आपकी कमांड है EXT, एंटर। आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर एंटर किया। इसको आपने नीचे की थिकनेस देंगे तो वो नीचे आएगा, क्योंकि हमने 10 फीट की हाइट पे रखा है, तो इसको हम ऊपर की तरफ थिकनेस देंगे। डायरेक्शन हमने ऊपर की दे दी है, तो मैं इसकी 4 इंच की थिकनेस दे देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा ये आपका 10 बाई 10 का कमरा कितना आसानी से सिंपल। आप बेशक आप इसको 2 कमरे बना लें, 3 कमरे बना लें, तो आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में 2-3 कमरों का प्लान और फिर उसकी क्वांटिटीज़ और फिर उसका एस्टिमेट निकालूंगा। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त इस वीडियो में मैंने ये एक 10 बाई 10 का कमरा मुंतखब किया ताकि हर नया बंदा जो बिल्कुल बेसिक भी नहीं जानता वो इस वीडियो को देखते हुए अपना ऑटोकेड पे हाथ सीधा करे, और उसके बाद क्वांटिटी कैलकुलेशन में भी उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों इस प्लान में मैंने रोशनदान भी ऐड कर दिया था ताकि जब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करें तो रोशनदान को जो माइनस करने का तरीकाकार होता है वो भी मैं आपको दिखा सकूं। तो चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट की जानिब। दोस्तों एक्सेल की शीट में सबसे पहले मेरे पास आइटम्स हैं। इसमें मैंने वो आइटम्स लिखे हुए हैं जो मैंने अभी कैलकुलेट करने हैं आपके सामने। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हमारे यूनिट हैं। उसके बाद क्वांटिटीज़ होगी जो कि मैंने लिंक की हुई हैं हर शीट के साथ, और उसके बाद हमारे जो करंट रेट हैं वो मैंने लगाए हुए हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से इनको अपडेट कर सकते हैं, या जिस टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप उस टाइम के मुताबिक इनको अपडेट कर सकते हैं, और आगे हमारी टोटल अमाउंट निकल आ जाएगी और एंड में हमारे पास टोटल इस प्रोजेक्ट की कास्ट निकल आएगी। तो चलते हैं सबसे पहले आइटम की जानिब जो कि हमारे पास एक्सकवेशन है। एक्सकवेशन में हमारे पास 2 वाल्स हैं, एक फ्रंट और बैक वाल्स है और दूसरी रियर वाल्स हैं। ये मैंने इसको 2 किस्म की दीवारों में तकसीम कर दिया है। जो हमारे पास फ्रंट और बैक वाल है उसको मैंने फ्रंट और बैक वाल का नाम दे दिया है, जबकि हमारी जो साइड वाल्स हैं उसको मैंने साइड या रियर वाल्स का नाम दे दिया है क्योंकि इनकी डायमेंशन मुख्तलिफ है। तो ये हमारा एक्सकवेशन प्लान है। इसमें मैंने इसकी जो हमारी 2 फुट की एक्सकवेशन होगी उसके हिसाब से मैंने इसकी लेआउट और ड्राइंग बनाई हुई है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी एक्सकवेशन लाइन है। तो इसकी मैंने डायमेंशन भी निकाली हुई है ऑलरेडी ताकि हमारा वीडियो बनाते हुए टाइम ज़ाया ना हो। तो चलते हैं अब एक्सेल शीट की जानिब और वहाँ पे ये क्वांटिटीज़ एंटर करते हैं। सबसे पहले हमारी वाल है बैक और फ्रंट वाल। ये हमारे पास 2 नंबर हैं, 1 और 2, फ्रंट और बैक वाल। इसकी हमने सबसे पहले लेनी है लेंथ। तो लेंथ हमारे पास ये देखें 8 फुट 9 इंच, यानी कि 8.75। जब हम 9 को 12 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा, क्योंकि हम फुटों में काम कर रहे हैं तो हमने हर यूनिट फुट में लेना है मुकम्मल। तो ये हमारे पास 8.75 फीट आ जाएगी हमारी इसकी लेंथ। विड्थ हमारे पास इसकी 2 फीट है, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। एंटर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देखिए 2 फीट डिस्टेंस। हमारे पास विड्थ 2 फीट आ गई, हमने इसमें 2 फीट लिख दी है। हाइट हमारे पास जो एक्सकवेशन की हाइट है या डेप्थ है वो हमारे पास 1.5 फीट है। आप इसको डेप्थ भी कह सकते हैं क्योंकि एक्सकवेशन डेप्थ में होती है। तो ये हमारे पास 1.5 फीट आ गई है।
इस तरह हमने जब क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ वॉल्स मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी जो कि क्यूबिक फुट में होगी। इसी तरह हम इसकी रियर वॉल्स की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास रियर वॉल की जो एक्सकवेशन है वो है 12 फीट 9 इंच, तो ये मतलब है 12.75। सेम विड्थ और डेप्थ हमने दे दिए तो हमारे पास 76.50 CFT हमारे पास क्वांटिटी आ गई है, जो कि हमारी टोटल एक्सकवेशन होगी 129 CFT। हमारे पास एक आइटम क्लियर हो गया है। अब हम दूसरे आइटम की जानिब चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे वो है फाउंडेशन, यानी कि हमने इसमें पत्थर की भराई करनी है और इसमें मिसाला और कितना लगेगा और पत्थर कितना ज़रूरत होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी हमारी जो लेंथ होगी, जितनी हमने एक्सकवेशन की होगी सेम उतनी ही क्वांटिटी में हम इसकी जो बुनियाद है वो बनाएंगे। और ये सारी बुनियाद हमारी सिंपल सिंपल है, इसमें हमने स्टेप फाउंडेशन नहीं की क्योंकि ये सिंपल प्लान है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना सिंपल तरीके से आपको समझा सकूँ उतना सिंपल डिज़ाइन मैंने लिया है। तो इसलिए हमारी जो सेम जो डायमेंशन थी वो हमने ले लेनी है एक्सकवेशन वाली 8.75, और रियर वॉल जो है वो हमारी हो जाएंगी 12.75। ठीक है, इस पे हमने जो हाइट कर ली है वो हमने ज़मीन से थोड़े से ऊपर लेके आए हैं ताकि हमारा जो प्लेंथ लेवल है वो ग्राउंड से ऊपर हो। तो ये हमने 3 फीट इसकी हाइट ले ली है। तो हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी इसकी आ गई 52.50 CFT। और जब हम इन दोनों को रियर वॉल और फ्रंट और बैक वॉल का हम टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 129 CFT आ जाएगी। दोस्तों ये मैं थंब रूल के मुताबिक कर रहा हूँ कि नॉर्मली आपका जो पत्थर इस्तेमाल होता है वो 25% एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है। आपकी जितनी एक्सकेवेशन हो या जितना आपका CFT में एक्सकेवेशन बनती हो, जो रिक्वायरमेंट हो उससे 25% आपका जो स्टोन है वो एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसको मैंने 25% के साथ अबव कर लिया है। तो हमारे पास ये 161.25 CFT बन गया है। और इसमें जो आपका मिसाला मोटर यूज़ होगा वो 35% होता है। जो आपकी क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी जो निकली है आपकी एक्सकेवेशन की उसका 35% आपका इसमें मिसाला यूज़ होता है। तो ये मैंने इसका 35% ले लिया है, जो कि हमारे पास 45.15 CFT बनता है। यानी हमारे पास जो पत्थर है वो 161.25 CFT होगा, और उसके लिए जो मसाला हमें दरकार होगा, जो मोटर हमें दरकार होगा वो 45.15 CFT होगा। फिर इसको मैंने जब 1.54 के साथ मल्टीप्लाई किया ड्राई वॉल्यूम मालूम करने के लिए तो हमारे पास 69.53 आ गए। अब इसका मैंने मज़ीद सीमेंट और सैंड कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो रेशियो 1:4 है, ये आपको पता होगा कि जब हम इनका सम निकालेंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। और जब हम इसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 होगी हमारे पास सीमेंट की और 4 होगी हमारे पास सैंड की। तो इसको हमने 1 को डिवाइड करना है जो हमारे पास सम आया होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आया होगा। तो हमारे पास टोटल बैग्स आ जाएंगे जिसको हमने 1.25 CFT पे डिवाइड करना है, क्योंकि एक बैग में हमारा जो एक बैग का वॉल्यूम होता है वो 1.25 CFT होता है। तो हमारे पास टोटल बैग्स निकल आ जाएंगे 11 बैग्स हैं, और हमारा जो मार्केट रेट इस वक्त चल रहा है वो 950 के राउंड अबाउट है। तो हम जब 11 बैग को 950 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट निकल आएगी जो कि 10,568 रुपये है। इसी तरह दोस्तों जब आप सैंड कैलकुलेट करेंगे तो सैंड के लिए हमने जो इसकी सेकंड रेशियो है 4 है, जो कि सैंड को रिप्रेजेंट करती है, उसको डिवाइड करना है हमने सम पे, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने ड्राई वॉल्यूम पे। तो हमारे पास टोटल CFT में सैंड आ जाएगी। जो इसका मार्केट रेट चल रहा है वो 35 पर CFT है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1946 रुपये हमारे पास सैंड का खर्चा आ गया है। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो आपका जो मटेरियल कास्ट है वो सैंड और सीमेंट का सिर्फ वो आपके पास 12,515 है, जबकि हमारे जो पत्थर की प्राइस है वो मैंने अपनी मेन समरी में शामिल की हुई है, एक्सकेवेशन की भी और पत्थर की भी। यहाँ पर सिर्फ मैंने अपनी सीमेंट और सैंड का कॉस्ट निकाली है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अपने प्लेंथ बीम की जानिब, क्योंकि फाउंडेशन के ऊपर अगर प्लेंथ बीम भी आप बना दें तो ये बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा आप इसके ऊपर
हैवी स्ट्रक्चर भी तामीर कर सकते हैं प्लिंथ बीम के ऊपर, क्योंकि ये आरसीसी होता है। तो प्लिंथ बीम की कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले फ्रंट और बैक वाल की ड्राइंग खोलेंगे। तो दोस्तों ये फ्रंट और बैक वाल की ड्राइंग मैंने खोली हुई है। इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो 10 फीट है, क्योंकि ये आपकी एग्जैक्ट जो आपकी दीवार की लंबाई होगी उतनी ही आपने प्लेंथ बीम भी करना है, लेकिन इसकी थोड़ी सी चौड़ाई मैंने एक्स्ट्रा रखी है। तो फ्रंट और बैक की हमारे पास लेंथ आ गई 10 फीट, तो इसको मैं एंटर करता हूँ 10 फीट। अब ये मैंने इसकी विड्थ जो ली है वो मैंने 10 इंच ली है, उसको मैंने डिवाइड 12 में किया, तो हमारे पास ये फीट में 0.833 आ गया है। और इसकी हाइट मैंने 9 इंच ली है जो कि 0.75 बनता है। तो इसकी जो क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास दोनों दीवारों की, वो मेरे पास आ जाएगी 12.50 CFT। ये कौन सी दो दीवारें हैं? ये एक ये दीवार है और एक ये फ्रंट वाली दीवार है। इसी तरह दोस्तों अब रियर वाल के लिए मैंने लेंथ बीम की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो रियर वाल की है 11.6, क्योंकि हमने ये रियर वाल्स मुकम्मल ली हुई हैं, तो इसलिए इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 11 फीट 6 इंच। तो वो मैं ऐड करता हूँ 11.5। सेम विड्थ होगी 10 इंच, और इसकी हाइट जो है वो 0.75 फीट होगी। तो हमारे पास ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 14.38 CFT। इसलिए जब टोटल कंक्रीट होगी वेट वॉल्यूम जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा 26.88 CFT। और फिर हम इसको जब ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 के साथ। और जो हमारे पास दोस्तों रेशो है वो है 1:1.5:3। तो इसका जो हमारे पास सम ऑफ रेशो बना है वो 5.5 बना है। इसमें 1 जो रिप्रेजेंट करती है वो सीमेंट को करती है, 1.5 जो रिप्रेजेंट करती है वो सैंड को करती है, जबकि 3 जो रिप्रेजेंट करती है वो क्रश को करती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसकी सीमेंट कैलकुलेट करनी है। तो सीमेंट के लिए जो इसकी रेशियो है यानी कि 1, उसको डिवाइड करना है इसके सम ऑफ रेशो पे। तो जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है अपने ड्राइव वॉल्यूम के साथ। तो हमारे पास CFT में आ जाएगा, और एक बैग में हमारे पास 1.25 CFT होता है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 1.25 पे। तो हमारे पास टोटल बैग्स निकल आए, और इन बैग को हमने फ़ी बैग रेट 950 रुपये के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल कास्ट सीमेंट की निकल आई है 5,719 रुपये। इसी तरह जब हम सैंड कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो रेशो होगी यानी कि 1.5 को डिवाइड करेंगे हम 5.5 पे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास CFT में निकल आएगी। उसके 35 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो उसकी कास्ट हमारे पास निकल आई है। सेम दोस्तों इसी तरह जो हमने क्रैश कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास 3 होगी, यानी कि सैंड की डबल। तो हमने 3 को डिवाइड किया है 5.5 पे, तो उसको जो आंसर आया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो हमारे पास CFT में आ गई है क्रश, और उसको हमने 70 के साथ जो करंट रेट जो भी हो आपका, ये मैंने टेम्प्रेरी रेट्स लिए, आपके पास जो भी एग्जैक्ट रेट हो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कास्ट निकल आएगी। याद रहे कि अगर आपकी रेशो डबल है यानी कि 1.5 आपकी सैंड है तो क्रश आपकी 3 है, तो आपकी जो क्वांटिटी निकलेगी वो भी इसके डबल होगी। ये देखें 11.28 और 22.57। अब दोस्तों हमने स्टील कैलकुलेट करना है। तो स्टील कैलकुलेशन के लिए मैंने थंब रूल इस्तेमाल किए है, क्योंकि मैं अब अगर इस वीडियो में मैं BPS की जानब जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और वैसे भी यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस टाइम मैंने आपको सिंपल लर्निंग के लिए थंब रूल दिया है, तो थंब रूल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो वेट वॉल्यूम आया था उसको हमने सबसे पहले अपना उसको CFT को हमने क्यूबिक मीटरों में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास जो थंब रूल की जो वैल्यू मैंने ली है वो क्यूबिक मीटर से ली हैं। जब हमने इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है तो हमें मालूम है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में आपका 75 kg स्टील इस्तेमाल होता है। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में आपका 75 kg स्टील इस्तेमाल होता है। तो जब आपका जो वैल्यू आपकी जो क्वांटिटी आपकी क्यूबिक मीटर में आई होगी उसको आप जब 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल स्टील आ जाएगा केजीज़ में। हमारे पास आजकल जो रेट चल रहा है तरबेला और हरीपुर रीजन में वो तकरीबन 200 या 205 या इसके राउंड अबाउट पर केजी का रेट चल रहा है स्टील का। इसको जब हम 57 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11,702.16 रुपये स्टील की कास्ट निकल आई है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास 19,396.47 रुपये इस प्लिंथ बीम की मुकम्मल कास्ट है। दोस्तों इसके बाद हम अगली शीट पे चलते हैं जो कि ब्लॉक वर्क है। ये बहुत ही ख़ास शीट है दोस्तों, इस पे मैंने स्पेशल मेहनत की है
और आपको समझाने के लिए मैंने इसमें साथ डायग्राम्स वगैरह भी रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि चलिए सबसे पहले हम इसकी वॉल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल में क्वांटिटी समझाऊंगा कि मैंने इसमें ब्लॉक का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया है। दोस्तों ब्लॉक वर्क के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके फ्रंट और बैक वॉल की जानिब। तो फ्रंट और बैक वॉल के लिए अब मैं ऑटोकैड की फ़ाइल में जाता हूँ। हमारे पास जो फ्रंट और बैक वॉल की जो लेंथ है वो है 10 फीट। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ले ली 10 फीट। अब मैंने इसकी विड्थ जो ली है वो ब्लॉक के लिए, क्योंकि जो ब्लॉक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 8 इंच उसकी चौड़ाई है, और इसको मैंने जब फिट में कन्वर्ट किया है तो मेरे पास 0.667 फीट इसकी चौड़ाई आई है। और जो मैंने हाइट रखी है अपने मकान की या कमरों की, वो मैंने यहाँ पे एज्यूम की है 12 फीट। ठीक है, आप इसको 10 फीट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने प्लान में 10 फीट ली है। फ्रंट और बैक वाल की जो हमारे पास क्वांटिटी आई है वो 133 CFT आई है। अब इसकी मैं रियर वाल की भी ले लेता हूँ क्वांटिटी, तो ये 11.5 और सेम हमारे पास हाइट और विड्थ है, तो ये हमारे पास 153 आ गई। टोटल हमारे पास आ गई है जी 286.67 CFT। मैंने मुकम्मल ले ली है दोनों दीवारें। इसमें जो हमारा डोर आ रहा है, विंडो आ रही है या वेंटिलेटर आ रहा है, इन तीनों को मैं इसमें से डिडक्ट करूँगा तो हमारे पास पीछे जो क्वांटिटी बचेगी, वॉल्यूम बचेगा, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स का वॉल्यूम होगा। तो डोर मेरे पास 3 फीट चेंज है, इसकी मैंने लेंथ ले ली 3.5, विड्थ ऑटोमेटिकली 0.667 आ गई, और हाइट जो है दरवाजे की 7 फीट है, तो हमारे पास ये 16.33 है। और इसके साथ हम, क्योंकि हमने ये माइनस करनी है तो इसके साथ मैंने माइनस लगा दिए, तो ये ऑटोमेटिकली एंड पे जाके डिडक्ट हो जाएगी। अब इसी तरह जो विंडो है, तो विंडो की जो मेरे पास विड्थ है वो है 4 फीट 3 इंच। तो अब 3 इंच को अगर मैं 12 पे तकसीम करूँ तो हमारे पास 0.25 आता है। तो इसको हम टोटल लिख लेते हैं 4.25। तो दोस्तों ये 4.25 फीट हमारे पास विंडो की जो लेंथ आ गई है। विड्थ सेम है और हाइट इसकी मैंने 4 फीट ली है, क्योंकि ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर से मैंने उठाई है, 3 फुट से उठाई है, और 4 फुट ये है, तो डोर के साथ टोटल 7 फीट तक पहुंच गई है। और इसकी भी नंबर के साथ मैं माइनस लगा देता हूँ क्योंकि हमने डिडक्ट करनी है। सेम दोस्तों अब वेंटिलेटर के, तो वेंटिलेटर की जो लेंथ ली थी वो मैंने दरवाजे के ऊपर ली है। तो इसका मतलब है कि जितना मेरे पास दरवाजे का साइज़ है उतना ही मैंने रोशनदान का साइज़ भी लिया है। तो दरवाज़ा मेरे पास है 3 फीट चेंज, यानी कि 3.5 फीट आ गया। और रोशनदान की जो हाइट है वो मैंने 1 फीट ली है, और इसके साथ ही मैं माइनस लगा देता हूँ। टोटल डिडक्शन है वेंटिलेटर की है वो मेरे पास आ गई है -2.33। इसी तरह विंडो की 11 है और डोर की 16 है। फिर दोस्तों इसमें अब जो नेक्स्ट एम्प्टी आ रहा है, मैं आगे कॉलम की जो क्वांटिटी कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि हमने कॉलम भी तो बीच में से डिडक्ट करने होंगे। जहाँ पे कॉलम आएंगे वहाँ पे ब्लॉक तो यूज़ नहीं होंगे। इसी तरह जहाँ पे हमारे लिंटल डलेगा वो भी हमने डिडक्ट करनी है, और जहाँ पे हमारे बीम डलेंगे वो भी हमने डिडक्ट करनी है। तो उसके अलावा जो एरिया बचेगा वो हमारा मुकम्मल ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन का एरिया होगा। उसके बाद हमारे पास मुकम्मल ब्लॉक्स की क्वांटिटी आएगी। तो दोस्तों अब मैं पहले कॉलम की कैलकुलेशन करूँगा, लिंटल की कैलकुलेशन करूँगा और बीम्स की कैलकुलेशन करूँगा, और उसके बाद जब ये हमारा मुकम्मल प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपको नीचे का जो प्रोसेस है या वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स मालूम करना है, जो भी एक्सपेंस हैं वो मैं आपको एक दफ़ा ही डिडक्शंस के बाद कराऊंगा। तो अब चलते हैं कॉलम की कैलकुलेशन की जानब। हमारी जो नेक्स्ट शीट है, इसको फ़िलहाल मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये अभी तक हमारी जो वर्किंग है वो पेंडिंग है। कॉलम्स में दोस्तों मैंने इसके सिंपल 4 कॉलम बनते हैं चारों साइडों पे, तो इसमें सिंपल है इसलिए मैंने इसमें शो नहीं किए। तो नंबर्स हमारे पास 4 हैं, और उनकी जो लेंथ है हमारे पास वो हमने 8 इंच ली है। दीवार की हमारे पास विड्थ है वो 8 इंच है, तो इसलिए हमने दीवार के मुताबिक ही इसकी लेंथ और विड्थ 8 इंच ली है। 8 इंच का स्क्वायर का हमने कॉलम लिया है। तो आप देख रहे हैं कि लेंथ भी हमारे पास 8 इंच है और विड्थ भी 8 इंच है। हाइट हमने 12 फीट इसलिए ली है कि 10 फीट हमारी हाइट होगी कमरे की, और ये कमरे से ऊपर स्लैब से थोड़ा सा बाहर ओवरलैपिंग के लिए हमने छोड़ने, ताकि अगर फर्दर फ्यूचर में हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो इनके साथ हम इजीली ओवरलैप कर सकें। तो दोस्तों 4 नंबर्स हैं, और ये हमारे पास फाउंडेशन भी इसकी ज़ाहिर बात है 4 होंगी। कॉलम की फाउंडेशन के लिए मैंने इसकी जो लेंथ ली है वो 2 फीट ली है, और जो इसकी विड्थ ली है वो भी मैंने 2 फीट ली है।
और इसकी जो हाइट ली है वो मैंने 5 इंच ली है, जो कंक्रीट होगी इसकी बेस बनेगी जो कॉलम की। हमारे पास जो टोटल CFT में हमारे पास कॉलम का CFT आ गया है 21, और हमारे पास जो फाउंडेशन आ गई है ये हमारे पास 6.67 है। हमने इसको जमा किया तो हमारे पास 28.02 CFT बन गई। इसके बाद दोस्तों हमने इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया, और क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है 35.31 पे, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में हमारे पास 35.31 CFT होते हैं। तो दोस्तों जब हमने 28.2 को 35.31 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्वांटिटी निकल आई है 0.79 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। ठीक है, हमारे पास जो CFT में आई थी वो थी 28, लेकिन जब हमने इसको क्यूबिक मीटर में किया है तो हमारे पास 0.79 क्यूबिक मीटर बन गई है। अब हमें पता है कि जब हम कॉलम वगैरह के लिए हम ज़रा इसकी हाई रेशो लेते हैं तो थंब रूल के मुताबिक हम एज्यूम करते हैं कि हम 180 kg पर क्यूबिक मीटर लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो के आखिर में मैं आपको रफ कैलकुलेशन बताऊंगा कि हम लिंटल के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए या फाउंडेशन के लिए थंब रूल के मुताबिक कितना अप्रोक्सीमेटली स्टील पर केजी में ले सकते हैं पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो इस वक्त हमारे पास जो स्टील है टोटल रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो 142.84 kg है। इसके बाद दोस्तों हमने जो कॉलम में जो हमारी कंक्रीट यूज़ हुई है उसकी हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और उसकी कास्ट कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो 28.02 आई थी, इसको हमने जब इसका ड्राई वॉल्यूम मालूम किया तो वो हमारे पास 43.15 CFT आ गया है। फिर सेम 1 2 4 की हमारे पास रेशो है, और हमारे पास सम जो है वो 7 है। तो सीमट हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करती है, 2 हमारे पास सैंड को रिप्रेजेंट करती है, और 4 हमारे पास क्रश को करती है। इसी तरह हमने जब इसकी सीमेंट कैलकुलेट करनी चाहिए तो इसको मैंने 1 को डिवाइड किया सम ऑफ रेशो पे, जो आंसर आया है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया अपने ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास CFT में आ गया है। उसको हमने 1.25 के साथ डिवाइड किए तो हमारे पास 5 बैग्स आ गए, जो हमने करंट रेट के साथ मल्टीप्लाई किए तो अमाउंट आ गई। इसी तरह रेत को, सैंड को हमने 2 को डिवाइड किया है सम ऑफ रेशो पे, और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया है ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास जो CFT में आया उसको हमने करंट रेट लगा के उसकी कास्ट निकाल ली है। और इसी तरह क्रश जो है, क्रश को हमने 4 को डिवाइड किया है 7 पे, और जो आंसर है उसको हमने ड्राई के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास CFT में आ गया है, और उसको हमने करंट रेट से मल्टीप्लाई करके हमने कास्ट निकाल ली है। स्टील हमारे पास ऊपर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, तो हमारे पास 142.84 kg आया है, और पर kg की रेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो स्टील की कास्ट आ गई है। तो टोटल हमारे पास दोस्तों कॉलम पे जो हमारा एक्सपेंस आना है चारों कॉलम्स पे, वो हमारा आना है 36,125 पाकिस्तानी रुपीज़। अब हमारे पास दोस्तों कॉलम की जो कास्ट आई है और जो क्वांटिटी हमारे पास आई है वो ऑलरेडी हमारे पास इस शीट में लिंक हो चुकी है। आप देख रहे हैं हमारे पास ये शीट में लिंक हो चुकी है। इसके बाद हमने दोस्तों लिंटल की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है। तो लिंटल की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो विंडो का साइज़ है या डोर का साइज़ है, जो वेंटिलेटर का साइज़ है, उसमें आपने 6-6 इंच ऐड कर लेना है मज़ीद, ताकि दोनों साइडों से ये दीवार पे आ जाए। हमारे पास जो डोर का साइज़ था वो था 3.5, तो हमने इसको 6 इंच एक साइड और 6 इंच दूसरी साइड यानी कि 1 फीट इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया 4.5 फीट। सेम हमारे पास अगर विंडो 4.25 थी तो ये हमारे पास बन जाएगी 5.25। और जो हमारे पास वेंटिलेटर था वो सेम हमने डोर के साइज़ के लिए था, तो उसमें 3.5 में जब हम 1 फीट ऐड करेंगे तो वो 4.5 बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो टोटल लिंटल की जो क्वांटिटी आई है वो हमारे पास 4.75 है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो आइटम है, हमारा है स्लैब और बीम। बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, आपकी मेजर कास्ट इसी पे होती है। स्लैब के लिए दोस्तों हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंटर करूँगा, और उसकी जो स्लैब की थिकनेस है वो यहाँ पे मैं 5 इंच ले रहा हूँ। आप इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया में डालूंगा तो इसकी क्वांटिटी निकल आएगी। ये मैंने ऑलरेडी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो स्लैब का है वो मैंने निकाला हुआ है 156.243 156.243। तो दोस्तों हमारे पास जो टोटल क्यूबिक फीट में है क्वांटिटी जो आई है स्लैब की, इसमें हमारे पास 1.5 फीट का शेड जो होता है वो इंक्लूडेड है, तो वो 65.10 CFT आई है। अब हमने स्लैब के साथ ही जब
कंक्रीट कर रहे होंगे तो हमने जो बीम्स हैं वो भी स्लैब के साथ ही हमने डाल देने हैं। पहले हमने प्लेंथ बीम डाले थे, लेकिन ये वाली बीम हम ऊपर स्लैब के साथ ही इनकी भी कंक्रीट कर देंगे। तो जो हमारी लेंथ बनी है दीवारों की वही सेम हमारी इस बीम की लेंथ होगी 10 फीट, और रियर वॉल की 11.5 इसकी थिकनेस हमारी दीवार की होगी, और इनकी जो हाइट है वो मैंने ली है। तो हमारे पास ये बीम की क्वांटिटी भी आ गई है। टोटल ये हमारे पास बीम की आ गई है, और टोटल हमारे पास दोनों स्लैब की और बीम की हमारे पास क्वांटिटी 79.43 आ गई है। अब इसके हमने मज़ीद अज्जा कैलकुलेट करने हैं कि सीमेंट कितना है, सैंड कितनी है, क्रश कितनी है और स्टील कितना लगना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सीमेंट, यानी कि हमारे पास जो रेशो थी वो 1:4 थी और सम ऑफ रेशो 7 है। दोस्तों सीमेंट के लिए हमने जो इसकी रेशो है उसको डिवाइड किया है 7 पे। तो हमारे पास जो आंसर आया है उसको हमने मल्टीप्लाई किया ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो जो भी आपका CFT में वॉल्यूम आएगा उसको आपने 1.25 पे डिवाइड किया तो आपके पास सीमेंट के बैग्स निकल आएंगे, और इसी तरह रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल आएगी। सैंड की हमारे पास जो रेशियो है 2 है, 2 को डिवाइड किया है 7 पे, मल्टीप्लाई हमने ट्राई वॉल्यूम के साथ किया तो आपके पास CFT में निकल आई है। इसी तरह क्रश जो है वो बेशक आप डायरेक्ट सैंड का डबल ले लें, या फिर आप इसको 1:4 है तो 4 को डिवाइड करें 7 पे, मल्टीप्लाई करें इसके बाद 122 से जो आपका ड्राई वॉल्यूम है तो आपके पास CFT में आ जाएगी। इसके आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कास्ट निकल आएगी। स्टील के लिए दोस्तों मैंने इसके हमारे पास जो वेट वॉल्यूम आया था उसको हमने सबसे पहले क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये CFT में था और हमें क्यूबिक मीटर में चाहिए थंब रूल के मुताबिक। और स्लैब के लिए जो हमने एज्यूम किया है वो 70 kg पर क्यूबिक मीटर। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 70 के साथ तो आपके पास 157 kg आ गया, और उसको पर केजी रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कास्ट आ जाएगी। तो टोटल कास्ट दोस्तों मेरे पास सिर्फ स्लैब की और बीम्स की जो आई है वो 51,680 रुपये है, सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे की। इसमें दोस्तों आप रेट प्लस माइनस कर सकते हैं करंटली। अब दोस्तों जो ब्लॉक वर्क में हमारी चीज़ें पेंडिंग थी वो आ गई हैं, बीम भी आ गए हैं, स्लैब भी आ गया है, लिंटल भी आ गया है। तो अब मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे अपनी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने माइनस करना है तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दी। मैंने इन शीट्स में इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस करना नहीं था। मुझे जिस चीज़ के लिए माइनस करना है मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो टोटल मेरे पास जो इसकी क्वांटिटी बनती है डिडक्शंस की, क्योंकि ये ऊपर हमारे पास वॉल्यूम आया था, फिर यहाँ से हमारी डिडक्शन शुरू हो गई डोर्स की, उसके बाद विंडोज़ की और फिर वेंटिलेटर की। तो हमारे पास जो क्वांटिटी की टोटल जो डिडक्शन बनती है वो बनती है 70.44। और जो मेरी टोटल रिक्वायरमेंट है, जो मेरी टोटल उसमें CFT वॉल्यूम जो बना था ब्लॉक्स का वो 286 था। इसमें से मैंने जब ये 70.44 माइनस किया तो मेरे पास पीछे जो बैलेंस बचता है वो 216.23 CFT बचता है। ये हमारी जो एक्चुअल जो हमारा वॉल्यूम है, हमारा एक्चुअल वॉल्यूम 216 बनता है। इसमें से मैंने तमाम डिडक्शन दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान और कॉलम, लिंटल, बीम वगैरह सब कुछ मैंने निकाल दिया है। अब ये हमारे पास जो साफ़ी पीछे वॉल्यूम बचता है वो 216.23 है। अब इस वॉल्यूम से मैंने ब्लॉक कैलकुलेट करने हैं और उसमें मसाला हमारा जो मोटर है वो कितना लगेगा। तो दोस्तों अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास 575 हैं। ये हमारे पास 575 कैसे आए हैं? ये ऐसे आए हैं कि हमने जो वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक इंक्लूडिंग मोटर है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। हमारे पास जो ब्लॉक की लेंथ है वो एक फीट है, जो इसकी विड्थ है, हाइट है वो आधा फीट है, और जो इसकी विड्थ है वो है हमारे पास 8 इंच। तो मैंने इसमें मिसाला ऐड कर दिया है हाफ इंच का, तो ये मैंने हाफ इंच को फीट में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके साथ जो हमारा इंच हाफ इंच के साथ जो हमारी इसकी लेंथ बनती है वो 1.0415 बनती है। इस तरह हाइट इसकी बनती है 0.5415, और विड्थ जो बनती है 0.667 है। हमारे पास जो वॉल्यूम विद मोटर है वो 0.376 बनता है, और इसी तरह जो बग़ैर मिसाले के हमने जो वॉल्यूम निकाला हुआ है वो 0.334 है। अब चूँकि हमने टोटल दीवार का वॉल्यूम हमारे पास है डिडक्शंस के बाद, तो हम इसको एक ब्लॉक के वॉल्यूम के साथ
डिवाइड करेंगे जो कि हमारा विद मोटर होगा। तो हमारे पास 216.23 डिवाइडेड बाय 0.376 यानी कि इंक्लूडिंग मोटर हमने किया है, तो हमारे पास 575 ब्लॉक्स हमारे पास टोटल रिक्वायर है इस 10 बाई 10 के कमरे के प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे फिर मैंने वही अपना जो कैलकुलेशंस की हुई हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स इंक्लूडिंग मोटर हैं वो हमारे पास 575 हैं। इसको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं, 575 हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मशीनरी विदाउट मोटर है वो है हमारे पास, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक आए थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है जो हमारे पास बगैर मिसाले के जो ब्लॉक का वॉल्यूम आया था उसके साथ। तो हमारे पास ये 191 आ गया। अब हमने क्वांटिटी ऑफ मोटर मालूम करने के ब्लॉक मशीनरी में जो आपका मिसाला लगा है वो कितने CFT लगा है। तो इसको हमने जो हमारे पास टोटल दीवार का वॉल्यूम आया था वो, और जो हमारे पास बगैर मिसाले के हमारे पास जो ब्लॉक का मशीनरी का वॉल्यूम आया था वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो पीछे वॉल्यूम बचा है वो है 24.53 CFT जो कि हमारे पास मिसाला है यूज़ होने वाला इस कंस्ट्रक्शन में। और फिर हमने इसको जब ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो दोस्तों हमने इसको 1.27 के साथ मल्टीप्लाई करके ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम आ गया है तो हमारे पास जो रेशो है वो है 1:6 की, यानी कि हमारे पास जो सम है वो 7 है और हमने एक को डिवाइड किया है जो सम पे, तो हमारे पास 0.143 आ गया। इसको हमने सेम ड्राई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास CFT में आ गया है। और फिर इसको 1.25 के साथ हमने जब मज़ीद डिवाइड किया तो हमारे पास बैग आ गए हैं। इसी तरह हमारे पास सैंड भी निकल आई है। और ब्लॉक्स जो थे हमारे पास टोटल हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे 575 हैं। 575 को हमने अप्रोक्सीमेटली 45 रुपये पर ब्लॉक के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। ये आपके पास रेट मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो हमारे पास 25,000 के टोटल ब्लॉक्स आ गए हैं। और हमारे पास जो टोटल ब्लॉक्स की सीमेंट की और सैंड की जो हमारे पास कास्ट बनती है वो बनती है 30,000 रुपया। दोस्तों आप देखा कि हमारे पास अब ब्लॉक वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कलर दे देते हैं। कॉलम्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लिंटल और स्लैब बीम भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम है वो है प्लास्टर वर्क। दोस्तों इसके रूफ़ की जो प्लास्टर क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमने इसको अंदर अंदर से लंबाई और चौड़ाई ले लेनी है। तो अंदर से हमारे पास इस प्लान के मुताबिक 10 फीट लंबाई है और 10 फीट ही हमारे पास चौड़ाई है। तो दोस्तों हमारे पास 100 SFT जो है वो प्लास्टर क्वांटिटी है रूफ़ की। दोस्तों अब चलते हैं प्लास्टर वर्क की जानब वॉल्स के लिए। तो हमारे पास जो पहली वाल है फ्रंट और बैक वाल है, जो हम इसके आउटर साइड को पहले मालूम कर लेते हैं कि इसकी कितनी है। तो आउटर साइड हमारे पास दोस्तों ये फ्रंट और बैक है, ठीक है। तो फ्रंट और बैक की जो आउटर साइड है हमारे पास वो हमने बार बार से मालूम कर लेनी है। 11 फीट 6 इंच, 11 फीट 6 को हम हाफ कर लें फुट में करेंगे तो 11.5 फीट बन जाएगा। और अब हम इसकी जो वॉल्स की जो हाइट है वो लेंगे इसमें। दोस्तों हमारे पास जो दीवार की लंबाई है वो 11.5 फीट है। और अब हम इसकी ऊंचाई ले लेते हैं तो वो हमारे पास 10 फीट है। तो हम इसको दो दीवारें हैं मल्टीप्लाई इसकी लेंथ आ जाएगी मल्टीप्लाई इसकी हाइट आ जाएगी, तो 230 स्क्वायर फीट हमारे पास आ गई। दो दीवारें कैसे हैं, एक ये है और एक इसकी बाहर वाली साइड है। अब हम फ्रंट और बैक वाल्स की इनर साइड करेंगे। ये हमने आउटर साइड की है, अभी हम इसकी इनर साइड करेंगे। तो इनर साइड हमारे पास अंदर से जो दोनों है वो 10-10 फीट है, क्योंकि इसमें दीवार हमारी शामिल नहीं है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 की फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो हमारे पास ये 200 स्क्वायर फुट आ गया। अब हम रियर वॉल जो है ये वाली इसको हम बाहर से ले लेंगे। तो बाहर से हमारे पास ये 11.5 फीट है और सेम इसकी हाइट वही रहेगी और फार्मूला हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। और सेम जो हमारे पास इनर वॉल्स हैं वो हमारे पास अंदर से 10 फीट है। तो ये हमारे पास 200 स्क्वायर फीट बन जाएगा। हमने इसमें से दरवाज़ा, खिड़की और वेंटिलेटर ये हमने इसमें से माइनस करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो दरवाज़े की जो हमारे पास चौड़ाई थी वो थी 3.5 फुट। हमने वो क्वांटिटी के साथ हमने नंबर के साथ
हमने नंबर के साथ माइनस लगाया क्योंकि ये हमने डिडक्ट करना है। इसी तरह विंडो की जो हमारे पास लंबाई थी वो थी 4.25, 4.25 यानी कि 4 फीट 3 इंच। तो सेम ये माइनस में आ गई है। वेंटिलेटर हमारे पास जो था वो दरवाजे के साइज़ का था, तो दरवाज़ा हमारे पास 3.5 फीट का है और हाइट इसकी 1 फीट है। तो हमारे पास ये 3.5 स्क्वायर फीट वेंटिलेटर की क्वांटिटी आ गई है। अब जो दोस्तों हमने टोटल प्लास्टर वर्क कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास 915 स्क्वायर फीट हमारे पास जो है टोटल प्लास्टर वर्क आ गया है। यानी कि हम अगर इसको सैकड़ों में देखना चाहें तो हमारे पास डिवाइड कर दिया हमने 100 पे, तो हमारे पास 9.15 सैकड़े हमारे पास प्लास्टर का काम है। हाफ इंच थिकनेस के साथ हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास CFT में क्वांटिटी आ गई है 38.13, और फिर हमने इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास इसके सीमेंट और सैंड निकल आएगी। सीमेंट के लिए वही सेम प्रोसेस है, हमारे पास 1:4 की रेशो है तो सम ऑफ रेशो 5 हो जाएगा। एक को डिवाइड करेंगे हम 5 पे, तो जो आंसर आएगा उसको हम ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास CFT में आ जाएगा। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 1.25 से तो हमारे पास बैग निकल आएंगे। फिर बैग को हम करंट रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल आएगी सीमेंट की। सेम इसी तरह हमारे पास सैंड का प्रोसेस है। 4 को डिवाइड करना है हमने 5 पे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमने ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास CFT में आ जाएगी। और CFT का हमने CFT का रेट लगाया तो हमारे पास सैंड की भी अमाउंट निकल आई है। अब दोस्तों हमारे पास टोटल जो अमाउंट बनती है प्लास्टर वर्क की, सिर्फ मटेरियल कास्ट, वो हमारे पास बनती है 8,715 रुपये। इसकी जो लेबर कास्ट है वो यहाँ मैंने समरी में इसको मेंशन किया हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की जानब, यानी कि फ्लोरिंग पे, यानी फर्श। तो दोस्तों फ्लोरिंग क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम प्लान पे आएंगे और हमारे पास जो अंदर अंदर से कमरे की डायमेंशन होगी वो हमने डाल देनी है। 10 फीट लेंथ है, 10 फीट इसकी विड्थ है, तो हमारे पास 100 SFT में फ्लोरिंग आ जाएगी। और इसको हमने 1 इंच थिकनेस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्यूबिक फीट में आ गई है, जो कि 8.33 थी। हमने इसको फिर ड्राई वॉल्यूम के लिए कन्वर्ट किया है तो हमारे पास 10.58 CFT इसका ड्राई वॉल्यूम आ गया है। हमारे पास जो रेशो है वो 1:4 है। तो सेम प्रोसेस के ज़रिए हम इसकी सीमेंट निकाल लेंगे। 2 बैग्स ज़रूरत है और 950 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट निकल आई है। इसी तरह सैंड भी हमारे पास निकल आई है। तो हमारे पास टोटल 1905 रुपये इसके फ्लोरिंग पे सिर्फ मटेरियल कास्ट आई है 10 बाई 10 के कमरे की। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो लास्ट आइटम है कैलकुलेशन का वो है पेंटिंग वर्क। जो सफ़ेदी में कैलकुलेट करनी है वो सेम हमारे पास प्रोसेस है जो हमने प्लस्तर का किया था। यानी कि रूम के अंदर अंदर से छत की पहले हम डायमेंशन देंगे 10 × 10, तो हमारे पास 100 SFT हमारे पास पेंटिंग का वर्क आ गया है। इसकी जो दीवारें हैं वो हमने सेम उसी तरह लेनी है जिस तरह हमने प्लास्टर की ली थी। तो मैं वहीं से आप इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं। वॉल्स की सफ़ेदी कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले फ्रंट और बैक वॉल्स के आउटर साइड लिए हैं, जो कि हमारे पास 11.5 है। 11.5 कैसे है, ये हमारे पास 11.5 है। जो फ्रंट और बैक वॉल्स है ये हमारे पास 11.5 है। इसी तरह हमने इसकी इनर वॉल लिए तो 10 है, क्योंकि अंदर से कमरे की जो लेंथ है वो 10 है। और सेम रियर वॉल की हमारे पास 11.5 है और अंदर से इसकी जो लेंथ है वो है 10। तो हमारे पास ये इसकी क्वांटिटी आ गई है। स्क्वायर फीट में हमने डोर की डिटेक्शन करनी है तो सेम 3.5, और विंडो की हमारे पास 4.25 थी, और वेंटिलेटर की हमारे पास 3.5 थी जो कि दरवाजे की है। तो इन सब को जब हमने इसके अंदर से माइनस किया है तो हमारे पास जो टोटल पेंट वर्क है SFT में वो 915 SFT है। तो इसकी जो लेबर कास्ट है वो मैंने समरी में मेंशन कर दी है। अब दोस्तों हमने एक शॉर्ट सी डिटेल बनाई है कि इसमें दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं और वेंटिलेटर कितने हैं। फ़िलहाल तो मैंने एक ही ली है, लेकिन आपके पास जब बड़ा प्लान होता है तो उसमें फिर आपको अलग एक डिटेल देनी पड़ती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको दरवाज़ों का साइज़, उसके स्क्वायर फीट में एरिया और उसकी जो डायमेंशन है वो क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास D1 मतलब है कि एक ही दरवाज़ा है, तो ये दरवाजे की हमारे पास जो लंबाई है वो है 3.5 फीट और हाइट हमने 7 फीट ली है। इसी तरह जो हमने खिड़की रखी थी वो खिड़की हमारे पास 4.25 है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 4.25, और इसकी हाइट जो है वो 4 रखी थी। और वेंटिलेटर जो था वो हमारे पास 1 नंबर था, दरवाज़ा भी हमारे पास 1 नंबर था। और वेंटिलेटर की जो
लंबाई थी वो दरवाजे के ऊपर था बराबर, और इसकी जो हाइट थी वो हमने 1 रखी थी। तो दोस्तों इस एसएफटी में आपके पास एरिया भी निकल आया है। अब दोस्तों जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने रफ़ कैलकुलेशन थंब रूल के मुताबिक कुछ डेटा का अपने पास नोट किया हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप फील्ड में आपने रफ़ एस्टिमेट निकालना हो तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास है स्लैब या लिंटल के लिए, तो हमारे पास जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील है वो है 0.7%, यानी कि आपने जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है क्यूबिक मीटर में, तो आपका पर क्यूबिक मीटर आपका जो स्टील मिनिमम होगा वो होगा 55 केजी, और इसी तरह आपका जो मैक्सिमम होगा वो 1% है, तो उस हिसाब से ये आपका 78.5 केजी पर क्यूबिक मीटर बनता है। बाकी आप डिटेल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपका कम से कम टाइम लेना चाहता हूँ। इसके बाद जो बीम है उसमें आप 1% तक स्टील कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आपका जो केजी है वो 78.5 केजी पर क्यूबिक मीटर है, और मैक्सिमम आप इसको 2% तक कर सकते हो, यानी कि 157 केजी पर क्यूबिक मीटर। और कॉलम के लिए आप 0.7% यानी कि 62.80% पर क्यूबिक मीटर कर सकते हो, 62.80 केजी पर क्यूबिक मीटर कर सकते हो, और मैक्सिमम ये 6% तक है। आपने सिचुएशन के मुताबिक इसको लेना है, और ये 4 से 71 केजी पर क्यूबिक मीटर तक जा सकता है। फाउंडेशन के लिए ये 7% मिनिमम है और 8% मैक्सिमम है। मिनिमम मिनिमम के हिसाब से ये 39.25 केजी पर क्यूबिक मीटर है, और मैक्सिमम के हिसाब से ये 62.80 केजी पर क्यूबिक मीटर है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ आखिर में अपनी मेन समरी की जानब, जो कि ऑटोमेटिक लिंक थी, और उम्मीद है इस पे फिगर्स आ गए होंगे। सबसे पहले एक्सकवेशन है। एक्सकवेशन हमारे पास जो क्वांटिटी आई थी वो 129 क्यूबिक फीट थी, तो इसको हमने एक्सकवेशन के जो रेट है पर CFT उस मल्टी 20 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इसकी कास्ट आ गई है। ये लेबर रेट है एक्सकवेशन का। ये आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है। स्टोन्स के लिए आप हमारे पास जो रेट है, तो दोस्तों ये अब आपकी जो स्टोन्स की ट्राली है वो 6500 की तकरीबन एक ट्राली आ जाती है, और एक ट्राली में आपका 300 CFT माल आता है। तो मैंने इसको ट्रालियों में तकसीम किया हुआ है, तो हमारे पास ये 21.667 पर CFT हमारे पास रेट निकला है, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कास्ट निकल आएगी। इसके बाद हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास 575 ब्लॉक्स आए थे, तो पर ब्लॉक 45 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 25,866 आ गया। सीमेंट हमारे पास जो बैग्स आए थे वो राउंड फिगर में 50 बनते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया तो 47,000 आ गया है। सैंड हमारे पास 190 CFT आई है, उसको 35 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कास्ट है। क्रश 121 है। स्टील हमारे पास 360 केजी है, और 205 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75,000 हमारे पास स्टील की कास्ट आती है। लेबर रेट जो है हमारे पास 170 रुपये है, क्योंकि ये हमने कवर्ड एरिया के हिसाब से किया। जो कवर्ड एरिया मेरे पास स्लैब का था वो था 156 स्क्वायर फिट, तो हमने 170 रुपया पर स्क्वायर फिट के हिसाब से जो फ़र्ज़ी रेट है वो हमने एक मुख्तस किया था। आप अपने एरिया के मुताबिक या करंट सिचुएशन के मुताबिक इसको अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लेबर कास्ट आई है वो है 26,000। तो दोस्तों प्लास्टर के एक्सपेंस मैंने लिंक कर दी है मेन शीट के साथ। यहाँ पे हमने इसकी सैंड और सीमेंट कैलकुलेट की हुई है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये कास्ट लिंक हो रही है। इसके बाद दोस्तों प्लास्टर लेबर चार्जेस हैं, तो हमारे पास जो एरिया आया था SFT में 915 SFT आया था, उसको हमने 15 रुपीज़ पर SFT के रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 13,725 रुपये आपकी प्लास्टर की लेबर चार्जेस आ गए हैं। ये रेट फाइनल नहीं है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं अपने एरिया के मुताबिक। तो इसके बाद दोस्तों पेंट मटेरियल एक्सपेंस हैं, वो हमारे पास जो इसका SFT में एरिया आया था 915, उसको हमने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये रेट मैंने अपनी तरफ से लिया है, फ़र्ज़ी है, इसलिए इसको आप अपडेट फ़ाइनल ना समझिएगा। आप इसको अपनी मार्केट एक्सपेंस जो आपको पर SFT के मुताबिक रेट पड़ रहा है वो आप मार्केट से लेके इसको आप अपडेट कर सकते हैं। और इसी तरह इसके जो लेबर चार्जेस हैं वो भी मैंने टेम्परेरी लिए हुए हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन शीट में आ जाएँ। तो आपने इसको अपडेट करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेट फ़ाइनल नहीं है। आपने इसको जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के मुताबिक, और मार्केट की जो महंगाई की कंडीशन है उसके मुताबिक, जो मार्केट के एक्सपेंस रेट हैं उसके मुताबिक आपने इनको अपडेट करना है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कास्ट आई है हमारे पास वो आई है 2,51,148 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस एक प्रोजेक्ट को मैं लेकर चला हूँ थ्रू आउट, और मैंने इसकी मुकम्मल हर चीज़ की कैलकुलेशन आपके सामने की है। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ऑटोकेड की ट्रेनिंग से लेकर 10 बाई 10 के कमरा तैयार करने से लेकर उसकी 1 बाई 1 आइटम की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने से लेकर आपको उसकी एक्सपेंस और उसकी कॉस्ट समरी शीट बनाने तक एक एक चीज़ आसानी से समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपका ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की इस वर्किंग से रिलेटेड, इस शीट से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आप मुझे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए प्लान के साथ मुकम्मल एस्टीमेट के साथ हाज़िर होऊंगा, जो कि 2-3 कमरों पर मुश्तमिल होगा और उसको प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी कंपनी में आसानी के साथ जो बिल्डिंग वर्क है उसमें आप क्वांटिटी या ऑटोकेड का काम कर सकते हैं। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।